मित्रों, कन्नौज के सम्राट जयचंद का विवरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो उनसे संबंधित भ्रांतियाँ दिखाई पड़ती हैं उनका भी निराकरण करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट जयचंद को युवराज पद देने का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये तिथि 16 जून 1168 ईस्वी 10वीं आषाढ़ 1224 विक्रम संवत को मनाया गया तथा इनका राज्यारोहण रविवार 21 जून 1170 ईस्वी को हुआ था। कहते कि उस समय इनके पास अपार सेना थी। सूर्य प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इनकी सेना में 30,000 घुड़सवार, 3 लाख पैदल, 2 लाख धनुधारी तथा अनंत हाथी थे। विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा तथा रंभा मंजरी के अनुसार इसने कई बार मोहम्मद गोरी को हराया था। तत्कालीन मुसलमान शासक इससे डरते थे तथा जानते थे कि जयचंद के रहते भारतवर्ष में यवनों का शासन असंभव है तथा जब तक जयचंद परास्त नहीं किया जाता यवन आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो तय है कि जयचंद एक शक्तिशाली सम्राट था पूरे भारत का और जिसका कि क्षेत्र हिमालय से बनारस गया तक फैला हुआ था। बहुत लंबे क्षेत्र का सम्राट था। इतना बड़ा सम्राट उस काल में कोई भी नहीं था। हमारे अजीज़ श्री विपिन मिश्रा ने अपने पिता श्री महेंद्रनाथ मिश्रा की एक पुस्तक कन्नौज अतीत के झरोखे में मुझे आकर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने भी सम्राट जयचंद के बारे में काफ़ी लिखा है और उनकी वंश वृद्धि का एक विवरण इसमें कन्नौज अतीत के झरोखे में दिया है। श्री महेंद्रनाथ मिश्रा जी ने लिखा कि चंद्रदेव जो इनके परंपरागत वंश था उस पर चर्चा की है। चंद्रदेव सम्राट चंद्रदेव 1080 से 1100 ईस्वी तक और दूसरे सम्राट हैं मदन पाल 1100 से 1114 ईस्वी तक और गोविंद चंद जी हैं 1114 से 1155 ईस्वी तक और सम्राट विजय चंद जी हैं 1155 से 1170 ईस्वी तक और सम्राट जयचंद का काल है 1170 से 1194 ईस्वी तक। अन्य कन्नौज शासकों की तरह जयचंद के काल एवं शासन का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता। इतना तो पता चलता है कि वह शक्तिशाली शासक था तथा प्रजा सुखी और समृद्ध थी। दान धर्म से संबंधित दान पात्रों आदि से ही संकलन कर साम्राज्य का विवरण दिया जा सकता है। इस काल की एक पुस्तक रंभा मंजरी से भी उनका हाल मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उसकी शक्ति तथा फौज के कारण उसे पंगु एवं इस दल पंगुला जिसका मतलब अपार दल का होता है भी कहा जाता था। उसका शासन बहुत लंबे एरिया में बसा हुआ था। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सन 1194 में जब शाहबुद्दीन गोरी ने हमला किया, कान कुछ 45 मील के घेरे में फैला था तथा यहाँ 3000 तमोलियों की दुकानें थीं। जयचंद के बारे में लोगों में भी वह देशद्रोही था पृथ्वीराज को लेकर बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही थी। दरअसल जयचंद का यवन आक्रांताओं को बुलाने में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। अब वह भ्रांति दूर नहीं हो पा रही है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो जयचंद के संबंध में शासनकाल का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। मेरा जहाँ तक मानना है कि यवनों के साम्राज्य के बाद जो भी जयचंद से संबंधित इतिहास और उनका काल था उसको सब नष्ट कर दिया गया और केवल एक ही युद्ध का इसमें जिक्र है जो चंदावर के मैदान में हुआ और यही एक बड़ी सफलता थी जिसमें जयचंद का अवसान भी घोषित हुआ। तो मैं मानता हूँ कि यवनों के कारण जब कन्नौज राज्य में यवनों का शासन हो गया तो इन लोगों ने जितने भी
इतिहास और राजनीति से संबंधित जयचंद के थे वो सभी नष्ट कर दिए गए। इसीलिए कन्नौज में जयचंद के काल का पूर्ण विवरण हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। चंद्रबरदाई की कहानी राजसू एवं स्वयंवर की कथा मनगढ़ंत है। उस समय की किसी पुस्तक जैसे रंभा मंजरी एवं मुसलमान यात्रियों किसी में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर और युधिष्ठिर के रासु यज्ञ के पश्चात गुप्त एवं मौर्य सम्राट, जिनका लगभग पूरे भारत में साम्राज्य था, ने यज्ञ नहीं किया। फिर कन्नौज, जिनका राज्य अधिक से अधिक संयुक्त प्रांत में होगा तथा पड़ोस में दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज का शासन था, जिससे प्रतिस्पर्धा चल रही थी। यदि यज्ञादि करना संभव नहीं था तथा इस समय तक ये प्रथाएं एकदम लुप्त हो चुकी थी। जिसे भी इतिहास का थोड़ा ज्ञान है वो जयचंद को देशद्रोही नहीं मानेगा। देखिए यहाँ पर एक और प्रसंग एक इतिहासकार ने दिया था कि दिल्ली शासन और कन्नौज शासन के बीच में नो मैन्स लैंड एक एरिया था जिसका नाम संयोगिता रखा गया था, और इसी संयोगिता के लिए, इसी नो मैन लैंड्स के लिए पृथ्वीराज निरंतर प्रयत्नशील था। जयचंद से युद्ध करने के लिए कोशिश करता रहा और विद्रोह करता रहा कि वो जमीन जो नो मैन लैंड्स के रूप में है वो दिल्ली के साम्राज्य में मिल जाए। और इधर जयचंद्र भी इस कोशिश में था कि वो नो मैन लैंड्स हमारे कन्नौज में मिल जाए। तो इन दोनों के संघर्ष में ये दुश्मनी बढ़ती चली गई और वो नो मैन लैंड्स ना जयचंद के हिस्से में आया और ना पृथ्वीराज के हिस्से में आया। और इसी को ये जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, इन्होंने उसको संयोगिता कह दिया कि जयचंद की पुत्री थी और उसका अपहरण पृथ्वीराज प्रतिनिधित्व कर दिया। तो एक कपोल कल्पित है। इस कपोल कल्पित की ओर किसी को नहीं जाना चाहिए और फिल्मों ने भी इसका प्रचार कर दिया। और कहीं कहीं क्या जो नए लड़के हैं जिन्होंने फिल्मों को देखा है, जिन्होंने कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियों को लिखा है बहुत से लेखकों ने, उन सब में भी संयोगिता का जिक्र है, जबकि ये सारी कपोल कल्पित कथाएं हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिसे भी इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान है वह जयचंद को देशद्रोही मानेगा। मैंने सरिता पाक्षिक पत्रिका के अंक 1989 जनवरी 1 में एक कहानी पढ़ी थी जो पृष्ठ 58 पर थी। उसमें भी लेखक ने चंद्रबरदाई के झूठे प्रचार द्वारा जयचंद्र को देशद्रोही प्रचारित किया था, जो वास्तव में सही नहीं है। अतः यह सब कोरी कल्पना और मनगढ़ंत है। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त अन्य किसी समकालीन ग्रंथ से इसकी पुष्टि नहीं होती और न ही इसकी पुष्टि होती है कि उसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया। वो सर्वथा मिथ्या है और सभी इतिहासकारों में श्री के.एम. मुंशी और आर.एस. त्रिपाठी का भी यही मत है कि वे भी जयचंद को इस संबंध में सर्वथा निर्दोष मानते हैं। जहाँ तक पृथ्वीराज रासो का संबंध है, विद्वानों ने चंद्रबरदाई की रासो के समकालीन ग्रंथ होने पर भी संशय प्रकट किया है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट मैं आपको कर दूँ कि जो आता है कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया, एक सम्राट जिसकी गंभीरता अपने देश के प्रति भक्ति भावना के अनुसार थी, तो वो यवनों का विरोध कर रहा था और 14 बार उसने यवनों को पराजित भी किया और अपने कन्नौज साम्राज्य में अर्थात भारत के देश के साम्राज्य में उसने यवनों को घुसने नहीं दिया। और ये यवनों के मन में बैठा हुआ था कि जब तक भारत में हमारी राज्य की स्थापना जब तक नहीं होगी, जब तक कि मैं सम्राट जयचंद को परास्त नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि जो योद्धा इतना कटिबद्ध रहा हो, यवनों के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा हो, वो कैसे मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करेगा कि आगे पृथ्वीराज से युद्ध करें और मैं उनका साथ दूंगा। ये एक कपोल कल्पित है। सम्राट जयचंद्र एक महान योद्धा था, सम्राट होने के साथ साथ वो महान योद्धा भी था और उसकी प्रतिज्ञा थी कि भारतवर्ष में यवन राज्य स्थापित नहीं होगा और जब तक वो जिंदा रहा यवन एक कण भी उसकी कन्नौज की धरती पर प्रवेश नहीं कर सके। मैं तो यहाँ तक समझ रहा हूँ। इसीलिए
एक के एम मुंशी और आर एस त्रिपाठी साहब ने भी ये माना है कि ये सर्वथा निरर्थक है कि ये मतलब गौरी को आमंत्रित किया गया। ये कपोल कल्पित है और उनके जो विरोधी थे उन्होंने इसको प्रचारित प्रसारित किया। श्री महेंद्रनाथ मिश्रा जी ने कन्नौज के अतीत झरोखे में और आगे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार जयचंद के समय कन्नौज में विद्याधर नाम के एक कवि हुए हैं जिन्होंने जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया है। जयचंद के बारे में कवि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें भी जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। इसी प्रकार जयचंद की यश चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था, पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायत दयाल दासकृत राठौरी ख्याल में मिलता है जो बीकानेर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए आगे श्री रामचंद्र शुक्ल ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में लिखा है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों पोस्ट में है दिल्ली कन्नौज में गढ़वालों का साम्राज्य अधिक विस्तृत धन धान्य से संपन्न तथा देश के प्रधान मार्ग पर था। गढ़वालों की 2 राजधानियां कन्नौज और काशी थी, इसी से उन्हें काशीराज भी कहते हैं। सम्राट जयचंद का प्रभाव कालिंजर के राजाओं पर भी था। महुआ के राजा परमाल देव इनके मित्र थे। इधर पृथ्वीराज दंभी और स्वेच्छाचारी था। उसने अपने अनेक सहायकों को भी भरे दरबार में अपमानित और प्रताड़ित किया करता था। जयचंद सम्राट पृथ्वीराज के संबंध में ये मतलब क्या बोलते हैं उसको कि बहुत निरंकुश शासक था। अपने जो उसके सहयोगी थे उनके साथ भी इसका व्यवहार सही नहीं था। तो सम्राट जयचंद के साथ इसका व्यवहार कैसे सही हो सकता है। वो जानता था कि सम्राट जयचंद का जो वर्चस्व है पूरे देश पर है, भारत देश पर है, और ये छोटे से दिल्ली और अजमेर जैसे राज्य पर शासन कर रहा है। तो वो सोचता था कि मिनटों में अगर जयचंद चाहेगा तो पृथ्वीराज जैसे के राज्य को वो हड़प सकता है। इसलिए वो दुश्मनी उसने चारों ओर रखी और सम्राट जयचंद का ये कर्तव्य बना कि उसके मौसेरे भाई होने के कारण पृथ्वीराज को उन्होंने कहीं भी हाल्ट नहीं किया, पृथ्वीराज को कहीं उन्होंने धोखा नहीं दिया। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज ने हमेशा जयचंद को प्रताड़ित और अपमानित करने की चेष्टा की। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सम्राट जयचंद एक योद्धा था और योद्धा का कर्तव्य होता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे। आगे मैं कल चर्चा करूँगा अगले वीडियो में।